अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। 23 मार्च आज का पाकिस्तान की करारदाद मंजूर हुई थी और पाकिस्तान बनाने में ये बहुत बड़ी एक पेशकश थी और उसके बाद पाकिस्तान वजूद में आया। साथ ही साथ हमने देखा कि आज 2023 में हम बैठे हैं और 2023 एक और मायने से भी इम्पोर्टेंट है और वो ये है कि इस वक्त जो आइन है 73 का, उसके 50 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ आइन शिकनी जारी है, आइन को तोड़ा गया, आइन को मरोड़ा गया, पास में ऐसा होता रहा। लेकिन जमहूरी जमातें जब इलेक्शन से भागें तो ये कितना गैर जमहूरी इक़दाम होता है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पेश नज़र अगर आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मनो तस्लीम नहीं करते तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। इलेक्शन पंजाब में नहीं होंगे, इलेक्शन कमीशन ने नई तारीख दे दी है और वो है 8 अक्टूबर। अब 8 अक्टूबर की डेट उनको देनी चाहिए थी या उनको सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना चाहिए था अगर उनको कोई जिस तरह से उनको दिफा कोऑपरेट नहीं कर रहा था और वजारत ख़जाना उनको पैसे नहीं दे रही थी और सिक्योरिटी पर्सनल भी ये कह रहे थे कि हालात साजगार नहीं है, तो क्या ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए था क्योंकि उन्हीं के फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने डेट दी थी। अब एक ये पोजीशन है। दूसरी पोजीशन ये है कि जो तारड़ साहब फरमा रहे हैं, और तारड़ साहब क्या फरमा रहे हैं उनके अपने मुंह से सुन लेते हैं। सुनिए। सर आंखों पे आइन की पासदारी, सर आंखों पे के इंतखाबात वक्त पे होने चाहिए। लेकिन जब आइन पाकिस्तान ये मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है आर्टिकल 224 में कि इंतखाबात इकट्ठे होने चाहिए और निगरान सेटअप्स के अंडर होने चाहिए, और उसकी एक शिक में ये लिखा है कि असम्बली अगर तहलील होती है तो इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर करवा देने चाहिए, तो क्या ऐसे शिकों की तशरीह करते हुए सबको मिला के नहीं पढ़ना चाहिए? क्या कोई ऐसा कंसेंसस वाला फैसला नहीं आना चाहिए जिसमें मुल्क का और जिसमें कौम का भला हो? तारड़ साहब की सजेशन आपने सुनी, तो तारड़ साहब का डिफेंस यही है कि क्या ये आइन जो पढ़ते हैं, क्या हम अलग इसकी तशरीह जो है तमाम जो शिकें हैं उनको नहीं अमल में लाना चाहिए, क्या उनको सबको कंसिडर नहीं करना चाहिए। अब इस कंसिडरेशन का मामला ये कहाँ तक जाएगा, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने ये कह दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है इस इकदाम की उम्मीद कर रही थी, उम्मीद नहीं बल्कि वो उनको ये एक्सपेक्टेशन थी कि ये यही करेंगे और यही हुआ। अब इलेक्शन से भागने वाला मामला जो बार बार इमरान खान साहब फरमाते थे वो भी सामने नज़र आ रहा है। यहाँ पर हमने देखा कि उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने 121वीं दफ़ा आपको ये फिर बताया है कि वो कितने केसेस बना रहे हैं और अदालती कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन अंजाम क्या होगा? क्या ये इनके पास इख्तियार ही नहीं है गिरफ्तार करने का इमरान खान साहब का और उनके साथियों का? और साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंटली ये बात आपको बता दें कि ये जो 300 लोग पकड़े गए हैं जो इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर जिनके ऊपर मुकदमा बनाए गए हैं, इसमें जो 300 लोग अरेस्ट हुए हैं उनमें सरकारी मुलाजमीन भी मौजूद हैं, इसमें फेडरल है, प्रोविंशियल है और पुलिस अफसरान भी शामिल हैं। अब अगर ऐसे लोगों को अरेस्ट करना शुरू करेंगे तो क्या सिस्टम मुल्क में चल पाएगा? क्या ठप नहीं हो जाएगा जो ऐसी पोजीशंस पर बैठे हैं लोग? और वाकई क्या ये तासुर जाता है कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी उरूज पर है? फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा है कि वो क्या करने जा रहे हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। जो कल का कदम है 23 मार्च को, जो आज यौम पाकिस्तान के दिन जो हमें तोहफा दिया गया, आइन को तोड़ के, आइन को पामाल करके हम उस इकदाम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू कर रहे हैं और कल इंशाल्लाह इस सिलसिले में जो पटिशन है वो फाइल कर दी जाएगी। उसके साथ साथ हमने जो फैसला किया है कि जो बार्स एसोसिएशंस हैं जिन्होंने राब्ता किया है, आपस में भी उनकी कंसल्टेशन हुई है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है और उस समय तकरीबन 96 बार एसोसिएशंस हैं जिन्होंने इस फैसले को मुस्तरद किया है। इमरान खान साहब वाकई पॉपुलर लीडर हैं कि क्या, मगर वाकई क्या क्रेडिबल रह गए हैं? क्योंकि उन्होंने एक बार फिर इल्ज़ाम लगाया है, इस बार आईजी पंजाब पर और आईजी इस्लामाबाद पर, और उन्होंने कहा है कि पुलिस भी उसमें मुलव्वस होगी और 5 पुलिस अफसरान को शहीद करके उनके ऊपर जो है ये मुकदमा बनाया जाएगा कि और खून खराबा भी क्रिएट किया जाएगा और उनकी जान को इनसे ख़तरा है। और उन्होंने कहा था या तो ये कल होगा या आज होगा। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा कुछ ना हो और इसको वेहमेंटली डिनाई किया है आईजी पंजाब साहब ने भी। लेकिन इस मामले पर और क्या हम जानने की कोशिश करेंगे आगे जाके प्रोग्राम में। हसनैन साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के सामने ऑन्टेरियन वाइट, उस हवाले से भी बात करेंगे। पंसोटा साहब मैं आपके पास आना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये बता दीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे, इलेक्शन कमीशन ने उनको फॉलो किया, अब एक तारीख थी, उसके ऊपर डिलिब्रेशन हुई 20, 21, 22 को तमाम सिक्योरिटी पर्सनल के साथ, आपके जो वजारत खारजा है, वजारत दिफा है, सबके साथ गुफ्तगू हुई और ये कह दिया गया कि ये हमें नहीं दे रहे हैं कुछ भी ऐसी सहूलत कि हम ये इलेक्शंस को करा सकें। तो अब 8 अक्टूबर की उन्होंने तारीख दे दी। आपके हिसाब से
कंटेम्प्ट हो सकता है? वैसे तो ये एक आज़ाद बॉडी है, लेकिन आपकी नज़दीक क्या होगा? पहली तो बात यह जी कि मैं आपसे शुरू में ही डिसएग्री करना चाहूंगा, एक आज़ाद बॉडी नहीं है, बिकॉज जो कॉन्डक्ट रहा है ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स, बल्कि अब तो सालों पे मुहित है, वो आज़ादी वाला नज़र नहीं आ रहा। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद उनका कॉन्डक्ट देखें तो उन्होंने खुद डिलिब्रेशन करके 30 अप्रैल डेट दे दी और सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर को बेरेस्ट मिनिमम पॉसिबल के मुताबिक इंप्लीमेंट कर दिया। उसके बाद अचानक फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से एक पूरी एक पॉलिसी दी जाती है या एक तरीकाकार अडॉप्ट किया जाता है और हम देखते हैं कि वो ऑर्डर विड्रॉ हो जाता है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि इसी ऑर्डर के अंदर जिसके तहत उन्होंने ये पिछला इलेक्शन शेड्यूल विड्रॉ किया है और 30th की डेट चेंज की है, एक चार्जशीट लिख के दे रहे हैं जिसमें कह रहे हैं कि हमें किसी ने सपोर्ट नहीं किया, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ने सपोर्ट नहीं किया, देयरफॉर हम समझते हैं कि हमारे लिए ये फीजिबल है कि हम इसको आगे ले जाएं। ये तो सीधी सीधी आर्टिकल 220 की वायलेशन खुद चार्जशीट बना के लिख के दे रहे हैं। सो मैं जाती तौर पर समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो उनकी हदूद मुख्तस की हुई हैं आइन ने भी और इलेक्शन एक्ट ने भी, उनसे ये काम बढ़कर किया है और आपको यहां पर बड़ा क्लियरली पार्टिजनशिप नजर आती है और उनको ये काम नहीं करना चाहिए था, बिकॉज जस्टिस जवाद हसन की जजमेंट फॉलोड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जजमेंट, उसके बाद तो कोई रूम रह नहीं जाता था कि आप बेरेस्ट मिनिमम को जो बेसिकली इंटरप्रेट भी करें 15 दिन 20 दिन महीना आप उठा के उसको ले गए हैं अक्टूबर में। और अगर आपके ऑर्डर का मतन भी देखें तो वो बेरेस्ट मिनिमम नहीं है, अगर मोस्ट प्रॉब्ली आप उसको इंटरप्रेट भी करें तो ये हो सकता है कि मोस्ट वायबल, बट सुप्रीम कोर्ट ने आपको वायबिलिटी के ऊपर ये नहीं दिया था फैसला, ये कहा था कि बेरेस्ट मिनिमम टाइम में आप उसको करेंगे। सो आई पर्सनली फील कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हैज सर्टनली स्टेप बियॉन्ड इट्स मैंडेट, और वो जो मैंडेट है वो उनको ये अलाउ नहीं करता था कि वो आइन के जो कन्फाइंस हैं 105 का, रेड विद 112 और जो आजम नजीर तारड़ साहब 224 की बात कर रहे हैं, आप खुद मुताला कर लीजिए 224 का, उसमें कहीं पर ये नहीं लिखा कि दोनों असेंबली के इलेक्शन इकट्ठे होने हैं। और हम मिला के क्यों पढ़ें? हम ये मिला के पढ़ने के चक्रों में ही तो पाकिस्तान को यहां ले आए हैं, और अगर मिला के पढ़ भी लें, अपनी मर्जी की तशरीह ढूंढने की कोशिश भी कर लें, तो हम कैसे कहेंगे कि सारे इलेक्शंस इकट्ठे होने हैं? आपने खुद ये चीज सिचुएशन ऐसी बनाई है, एंड इफ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर इज एक्सरसाइज्ड देन वी हैव टू फॉलो दैट। अब उसके पास तो हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं रह जाता जी। ठीक है, लेट मी जस्ट टेक हसनैन साहब पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। हसनैन साहब, आप क्या समझते हैं, क्योंकि जाहिर है एक फ्लिप साइड है इसमें, जो है पावर्स उनके पास वही हैं इलेक्शन कमीशन के पास, जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ही आर्ग्यू हो सकते हैं। क्या अगर उनको हटाना है, रखना है, पार्टिजनशिप जाहिर करनी है, तो उसका जो फोरम है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। यानी कि आप उनको उसी ओहदे पर या उसी स्टैंडर्ड पर रख रहे हैं जिस पर आप चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब को भी देखते हैं। तो आपकी नज़र में ये कंटेम्प्ट लग सकता है, या इनको हटाने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसको टेकअप कर सकती है? देखिए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की चीज़ पे आने से पहले मैं पंसोटा साहब की चीज़ को आगे थोड़ा सा लेके चलो, देन आई कम ऑन टू दैट, बिकॉज़ द पॉइंट इज हमारे जो इदारे हैं वो सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट भूल गए हैं। हम यहाँ एक सीसीपीओ की केस के अंदर इलेक्शंस टेकअप कर लेते हैं, तो आई थिंक यहाँ खाली इलेक्शन कमीशन शायद अपने जो डेजिग्नेटेड उसकी सर्कमफेरेंसेस से बाहर नहीं जा रहा, बाकी और इदारे भी जा रहे हैं। और अगर हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को भी उठा के पढ़ लें तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई टाइम कोडिफाई नहीं किया, कोई टाइम डिफाइन नहीं किया। उन्होंने कहा कि लेट मी स्टॉप यू एक मिनट। हसनैन साहब, आपकी आवाज बहुत मफल्ड, आपकी आवाज मफल्ड आ रही है, अगर आप थोड़ा सा उसको देख लें कि प्लीज, क्योंकि आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही मुझे, थोड़ा सा अगर आप उसको एडजस्ट कर लें प्लीज। जी जी सर, जी जी। तो मैं कह रहा था कि सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो अनफॉर्चुनेटली हमारे तमाम इदारे जो हैं वो उससे तजावुज कर रहे हैं। ये सब तमाम आईनी इदारे हैं, मेरे ख्याल में हर एक को अपनी हदूद में रहना चाहिए। तो जहां तक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का बात है, उनमें उन्होंने कोडिफाई नहीं किया कि आपने एक सर्टेन टाइम पे इलेक्शन कराना है। उन्होंने कहा सारे बैठे और जो भी फिजिबल आपको लगे, वायबल लगे। इस टाइम पे मुल्क के अगर आप हालात देखें, जो IMF के हालात हैं, जो उसके अलावा जो सिक्योरिटी के हालात जा रहे हैं, उसके बाद सबसे बड़ी बात है जो आपकी पोलिटिकल अनाकी पंजाब में फैली हुई है। तो मेरे ख्याल में अगर एक इंडिपेंडेंट इदारे ने बाकियों के साथ मिल बैठकर एक फैसला किया है तो सुप्रीम कोर्ट के समेत सबको उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहां ना करते, वो आके जब कमेटी की मीटिंग हुई थी उसका बॉयकॉट ना करते, आकर बैठते। यू नो दे हैव लेफ्ट द पार्लियामेंट। अगर मैं PTI की बात करूं तो दे हैव लेफ्ट द पार्लियामेंट ऑन द ओन अकॉर्ड। उनको किसी ने छोड़ने को कहा नहीं था, इस्तीफे उन्होंने दिए। तो अब इस वजह से तो अब आप ये कहें कि हमें जो डिसीजंस हैं उसके अंदर पार्टी नहीं बनाया जा रहा या हम नामालूम हैं उन चीज़ों से, तो वो नहीं हो सकता। और मेरे ख्याल में यू हैव टू रियली रिस्पेक्ट कि अगर आपकी जो आईनी इदारे हैं, जो पार्लियामान है, जो इलेक्शन कमीशन अगर वो फैसला दे रही, तो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट को उसमें इंक्लूड भी करना चाहिए एज सच। अच्छा, आप डिसएग्री करेंगे पंसोटा साहब?
पंचोटा साहब, आप डिसएग्री करेंगे चौधरी हसनैन साहब के कमेंट से? मैं आई एम वेरी सॉरी टू से जी कि मुझे सुन नहीं सका, तो अगर आप सम अप कर दें मुझे तो मैं उसके ऊपर जवाब दे देता हूं जी। जी, सम अप उन्होंने ये किया है कि उन्होंने कहा है जो इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज की बात हो रही है, इंडिपेंडेंट इदारों की बात हो रही है, वो लाइन तो क्रॉस हो चुकी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर डोगर साहब के केस में इलेक्शंस का हवाला दे के बात करती है तो फिर जाहिर है कोई ना कोई तो चीज क्रॉस हुई है। दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि आइन जो है वो इनको एक हक देता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन्होंने यही कहा है। तो आप क्या समझते हैं कि ये कंटेम्प्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो अथॉरिटी जो है वो पार्लियामेंट है और इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शंस की डेट देना और इलेक्शंस करवाना। सो सुप्रीम कोर्ट इसमें मदाखलत या पावर ऑफ अथॉरिटी नहीं यूज कर सकता? जी, और वो करना भी आइन से तजावुज़ देखिए जी, करना पहली तो होगा। बात ही पहली तो बात ये है कि जहां तक उनकी बात अबाउट द सेपरेशन ऑफ पावर इज कंसर्न, मैं उससे बिल्कुल 100% एग्री करता हूं, बट वो कौन ना इस सादगी पे मर जाए खुदा, जो पाकिस्तान की सेपरेशन ऑफ पावर की हिस्ट्री है उस पर मैं नहीं जाता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक जजमेंट दे दी है, उस जजमेंट के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है। उस डायरेक्शन से इफ देयर इज एनी डेरिलेक्शन, इफ देयर इज एनी डिविएशन, देन ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर को इन्फोर्स करने के लिए उनके खिलाफ प्रोसीड कर सकती है। जहां तक उनको रिमूवल की बात है, वो रिमूवल जिसका मैकेनिज्म दिया हुआ है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में, वो है ऑन ग्राउंड्स ऑफ मिसकॉन्डक्ट या कोई और बात। ये तो एक ऑर्डर की वायलेशन है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पास्ट में सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कंटेम्प्ट में प्रोसीड किया हुआ है, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बल्कि 2 दफा किया हुआ है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान व्हेन एक्सरसाइजिंग इट्स अथॉरिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर ऑफ अ पावर दैट इज वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन बाय वर्च्यू ऑफ अ स्टैट्यूट, तो सुप्रीम कोर्ट कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से अगर कोई इनहराफ होगा, प्रोवाइडेड कि वो इनहराफ क्लियर हो जाए कि हमने आपको ये कहा, आपने ये कर दिया, लेकिन बड़ा टेक्निकल किस्म की कंटेम्प्ट की गई है, पहले उस जजमेंट को इन्फोर्स किया गया है और बाद में 58 जो पावर है उनकी इलेक्शन एक्ट के तहत रेड विद 218(3), जो कि पता नहीं वो कहां से ले आए हैं कि 218 में ये उनको मैंडेट है, उसको इस्तेमाल किया गया है। सो मैं समझता हूं कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अगर इस कंक्लूजन पर आता है कि दिस इज फ्लाउटिंग विद द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट कैन वेरी वेल टेक एक्शन अगेंस्ट हुसोएवर द अदर पर्सन इज। अभी तो आपने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में तो 1843 में एक सिटिंग जज के खिलाफ भी एंटरटेन हुई है पिटिशन, तो ये तो मेरा नहीं ख्याल इतना बड़ा इशू। पंचोटा साहब, ऑन दैट सर कहाँ एंटरटेन हुई है? 3 पिटीशंस दायर हो गई हैं लेकिन अभी तक सुनवाई तो नहीं हुई। जी, मेरे से सवाल आपने किया जी? जी जी पंचोटा साहब आपसे किया। मैंने कहा, आपने कहा ना वो एंटरटेन हो रही है, एंटरटेन तो नहीं हो रही है। वो तीन रेफरेंसेस हैं इस वक्त जो दायर हुई हैं। जी जी, पिटिशंस बिल्कुल हो गई हैं, फाइल हो गई हैं, बट ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट अब उनको कब टेकअप करता है। अगर तो वो कंटेम्प्ट पिटिशन होगी वो तो ऑफ कोर्स उनको एज इट इज टेकअप करनी पड़ेगी। अगर लेट्स से इफ इट्स अ फ्रेश पिटिशन 1843 के तहत, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है उसकी अपनी मर्जी है, या जो रजिस्ट्रार है कि उसको कब फिक्स करते हैं, कैसे करते हैं, और दे कैन ऑल्सो टेक सो मोटो ऑफ द होल इशू। बट मुझे लगता है कि आइदर वे, वन वे और द अदर, ये कभी ना कभी तो टेकअप हो जाएगी जल्दी में, बिकॉज एक आपकी सिचुएशन तो डेवलप कर चुकी है। आपने नॉमिनेशन पेपर्स लोगों से मंगवा लिए, उसके ऊपर स्क्रूटनी हो रही है, और अचानक आपने कहा कि जी मुल्क के वसीतर मफाद, हम तो इस किस्म की तकारीर पास्ट में 9 बजे के बाद और तरह की सुना करते थे कि मुल्क के वसीतर मफाद में कुछ और हुआ है, तो ये अब इलेक्शन कमीशन ने अगर वो काम शुरू कर दिया तो ये मुनासिब नहीं है। इसमें 2 सवाल है मेरे। अच्छा सर, ये फरमा दीजिएगा कि अगर तो सपोजिंग, जी 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 हसन साहब जी, आप पंचोटा साहब, अगर एक आपका मुल्क का एक आईनी इदारा कह रहा है कि सिक्योरिटी के जो हालात है वो ठीक नहीं है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस चीज पे कंटेम्प्ट डाल सकता है, और क्या वो फिर गारंटी लेंगे कि वो आपकी जो सिक्योरिटी के हालात हैं वो ठीक होंगे? एंड कैन बी एक्चुअली नॉट लुकिंग टू टेक इनटू कंसिडरेशन जो आपके IMF के साथ हालात चल रहे हैं, आपका दूसरी तरफ मरदमशुमारी हो रही है, तो अगर उन्होंने बेयर मिनिमम टाइम कहा तो बेयर मिनिमम कौन डिफाइन करेगा? कैन सुप्रीम कोर्ट डिफाइन दैट? जी मुझे इसको जरा सम अप कर दीजिए, मुझे आवाज नहीं आ रही उनकी, अगर आप मुझे बता दें उन्होंने कहा क्या है। अच्छा जी जी, उन्होंने एक तो ये कहा है कि अगर तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट ले सकती है, क्या कंटेम्प्ट दायर कर सकती है, क्योंकि अगर उन्होंने कह दिया है कि उनके सिक्योरिटी इदारों ने खदशात जाहिर किए हैं कि इस वक्त सूरत हाल ऐसी नहीं है कि इलेक्शन होल्ड किए जाएं, तो क्या इस सूरत हाल में वो उनको डाउट कर सकते हैं या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से? क्योंकि वो जब कह रहे हैं कि सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट खुद तो इलेक्शन नहीं करा सकती ना सर? तो इलेक्शन कमीशन अगर कह रही है तो क्या उनकी बात पर एतमाद नहीं होगा?
देखिए, मैं इस पर जवाब इस तरह दूंगा कि पहली बात यह है कि अगर उन्होंने ये बात पिछले 24 घंटों में डिस्कवर की है कि मुल्क के अंदर हालात बड़े खराब हैं और ये सारा कुछ, फिर तो बात और है। अगर उन्होंने डिलिब्रेशन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की रूम में ऑलरेडी पहले की थी, डेट दी थी और उस टाइम पर ये बातें नहीं की, तो फिर मैं समझता हूं कि ये सारे का सारा एक्शन इज बेस्ड ऑन मैलेफिडे। तीसरी बात, आर्टिकल 220 बड़ा क्लियरली कहता है कि तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ने उनको सपोर्ट करना है। ये कैसा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है? वो लोगों को खत लिखते हो, आगे से जवाब नहीं देते हो, कहते हैं जी हम आपकी बात नहीं मानते, आईजी साहब कहते हैं हम आपकी बात नहीं मानते, फलां कहते हैं हम आपकी बात नहीं मानते। इतना मजबूर इलेक्शन कमीशन जिसका तज़किरा वो खुद ऑर्डर में कर रहे हैं, और 24 से 48 घंटे में उनको ये पता लगा है कि पाकिस्तान के हालात खराब हैं और इस हालात में ये इलेक्शन नहीं हो सकता, तो ये ऑर्डर ऑन द फेस ऑफ इट, अगर सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर आती है, इज बेस्ड ऑन मैलेफिडे, या ये ऑर्डर जो है हमारी जजमेंट से किसी तरह उसका आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, या ये जो इन्होंने बात की है ऐसी सिचुएशन नहीं है, तो मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले सकती है। और अगर ये जो सिचुएशन उन्होंने बताई है ये एग्जिस्ट करती है और ये पिछले 24 घंटों में डेवलप हुई है, तो मेरा ख्याल हम इसको देखते हैं, लेफ्ट राइट पता करते हैं क्या मसला बना है पाकिस्तान में। अच्छा सर, अगर तो ये सुप्रीम कोर्ट टेक अप करती है, जाहिर है जो खत लिख दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील की तरफ से भी कि इसके ऊपर सुओ मोटो लेना चाहिए, जो अहकामात है सुप्रीम कोर्ट के वो नहीं फुलफिल किए गए, तो आपको लगता है कि लार्जर बेंच को इसकी हियरिंग करनी चाहिए या फिर वही 5 रुकनी बेंच ही इसकी समाअत करे जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की ज़ेर सदारत होगा? पंसोटा साहब, दैट्स क्वेश्चंस फॉर यू। जी पंसोटा साहब आपसे पूछा है। जी, मैं समझता हूं जी, अगर तो कंटेम्प्ट पिटिशन होगी तो कंटेम्प्ट पिटिशन तो ऑफ कोर्स वही बेंच दोबारा सुनेगा। अगर एक फ्रेश पिटिशन एडमिट होती है और रेगुलर हियरिंग के लिए लगाई जाती है तो वो चीफ जस्टिस साहब का इस्तेकाक है बेंच की फॉर्मेशन। अभी काजी फायजीसा साहब ने भी एक उस पर जजमेंट दी है। बिल्कुल, अगर लार्जर बेंच पहले भी फॉर्म किया था, अगर अभी फॉर्म करना चाहते हैं, तो वंस अगेन इट इज द पावर दैट रेस्ट सोली विद द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स के तहत। अगर वो समझते हैं कि लार्जर बेंच बनाना है तो वो बिल्कुल लार्जर बना सकते हैं, लेकिन ये वंस अगेन पावर चीफ जस्टिस साहब ने एक्सरसाइज करनी है। चूंकि एक 5 मेंबर बेंच इसके अपना व्यू दे चुका है, तो उसी बेंच के पास जिसमें दोनों डाइसेंट भी किया है, आई थिंक मैटर दोबारा लग जाए तो उसमें भी कोई मजायका नहीं है। मुतनाज़े हो गया है सर, ये फैसला भी पहले भी हुआ था, आपको पता है बेंच की जो तश्कील थी, फिर उसकी कॉन्स्टिट्यूशन थी। अब आप क्या समझते हैं हसनैन साहब, क्या होना चाहिए? लार्जर बेंच को ये मामला सुनना चाहिए, फ्रेश पिटीशन दायर होनी चाहिए? पहली चीज तो ये, जैसे मैंने कहा कि जब एक तलाक के मैटर के अंदर आप किसी के कत्ल का फैसला कर दें तो लोगों की वैसे ही थोड़ी सी जो होती है अप्रीहेंशन बढ़ जाती है। यहाँ एक पुलिस ऑफिसर की तकरीरी के फैसले के अंदर आपने मुल्क के इलेक्शंस का फैसला कर दिया जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं था। यू नो, इट वाज अ केस ऑफ ऑरेंजेस एंड यू डिसाइडेड एप्पल्स इन इट, बट ऑन द कॉस्ट ऑफ नॉट बीइंग कंटेम्पचुअस। हैविंग सेड सो, मेरे ख्याल में अब क्योंकि जो अवाम है वो भी बड़ी बाशऊर है, तो लार्जर बेंच बनना चाहिए। और वैसे भी आपको पता है आजकल सोशल मीडिया उठा रहे जो मजीद थोड़ी सी जो जैसे बंदियाल साहब ने भी कल कहा कि नहीं होना चाहिए, जैसे लोग उंगलियां उठा रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी बात हो रही है, तो आई थिंक सुप्रीम कोर्ट शुड आल्सो, यू नो, अगर आपने एक फैसला ले ही लिया है तो आपको लार्जर बेंच बनाना चाहिए ताकि इस पर आगे कोई तनकीद ना कर सके। अच्छा, और टेरियन राइट वाले मामले में जो आपकी इस वक्त आपने एफिडेविट पेश किया था उसके ऊपर जो इस वक्त जो लार्जर बेंच सुन रहा है, उनके जो जस्टिस हैं उन्होंने ये फरमाया भी है कि ये जो है मुमकिन नहीं है, और एफिडेविट के बावजूद भी ओनस आप पर है कि उन्होंने ठीक है एफिडेविट दिया, सलमान अकबर राजा साहब ने कह दिया कि एफिडेविट जरूर दिया है, लेकिन उसके बावजूद आप साबित कर पाएंगे कि ये उनकी बेटी है। इस मामले में सर क्या अपडेट है आपके पास? जी बस अब बात यह है कि साबित करने से थोड़ी चीज आगे चली गई है। अब वो ये कहते हैं, सलमान अकबर राजा साहब का ये कहना है कि इलेक्शन नॉमिनेशन फॉर्म्स के अंदर खाली डिपेंडेंट्स का नाम लिखना था, तो अगर वो बेटी है भी ना तो एक्सेप्ट करते हैं ना डिनाई करते। लेकिन वो कहते हैं कि अगर हो भी तो उस बच्ची का नाम लिखना जरूरी नहीं था। हालांकि हमने इस दफ़ा तारीख के ऊपर काफ़ी जजमेंट्स दी हैं जिसमें इस्लामिक कानून ये कहता है, पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि एक जो बच्ची है, जो फीमेल आपकी जो बेटी है और जो औलाद है, वो आप पे डिपेंडेंट होती है वालिद पे टिल द एज शी गेट्स मैरिड। दिस इज व्हाट जजमेंट्स से। तो हमने पेश तो कर दी है वो जजमेंट्स कोर्ट के अंदर, लेकिन उसमें सबसे बड़ी जो हमें बिकता है वो ये है कि ना इमरान खान साहब की तरफ से कोई जवाब आ रहा है, ऑब्जेक्शंस आती जाती हैं और वो जुबानी आर्ग्यू कर रहे हैं। सो वी हैव रिक्वेस्टेड द कोर्ट्स कि पहले एक दफ़ा हमारी पिटीशन का जवाब दे लें ताकि एक दफ़ा ऑन द फेस ऑफ इट पता लग जाए कि क्या वो इस बच्ची को ठीक है, पिटीशन का आपकी जवाब दे। जी,
ठीक है, I got your point. Okay, now I'm just going to end with you, पंसोटा साहब, अगर आप बता सकें, क्योंकि अब ये मामला भी उठ रहा है कि जो अतहर मिनल्ला साहब, जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब के कमेंट्स हैं, जो लार्जर बेंच का हिस्सा थे जब ये रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई थी, ये जो बेंच सुन रहा था हियरिंग इस वक्त इलेक्शंस की, तो उस वक्त ये उन्होंने खदशा दायर किया था कि ये जो क्यों उन्होंने ये असेंबलियां डिसॉल्व की थी एंड दे शुड स्टैंड अनडिसॉल्व। तो अब इस बात की तायद कर रहे हैं परवेज इलाही साहब और कह रहे हैं कि आई विल बिकम सीएम अगेन। इसमें आपको क्या लगता है, इसमें क्या कानूनी व्यू पॉइंट है आपका सर? मेरा अपना इस पे पॉइंट ऑफ व्यू ये है जी कि जो 105 है उसकी लैंग्वेज बड़ी क्लियर है। जब एक एडवाइस प्राइम चीफ मिनिस्टर की तरफ से चली गई है और वो एडवाइस जो है गवर्नर के पास चली गई है, तो उसमें यही एक्सपेक्टेड होगा कि उसकी फ्री विल है, उसने फ्री विल से इसको एग्जीक्यूट किया है। अब अगर आज चीफ मिनिस्टर साहब का ये बात करते हैं तो ये तो बड़ी आई थिंक अजीब बात होगी उनके एंड पर, वो कहना कि जी मैंने अपनी मर्जी से साइन नहीं किया या मेरे ऊपर कोई किसी किस्म का दबाव था। इस इशू को मेरा नहीं ख्याल दोबारा खोला जा सकता। इस तरह तो फिर आप हर प्रोविजन की इंटेंट पर जर देंगे तो पाकिस्तान की हर प्रोविजन जो है वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी की हेड की विम्स एंड विशेस पर एग्जीक्यूट हुई होती है। अगर आप पाकिस्तान का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जो है साबका द्वार में उठवा के देख लें तो इस पावर को एज इट इज ऑन द फेस ऑफ इट लेना पड़ेगा। अगर इसको दोबारा रिवाइवल की तरफ बात चले जाएंगे कि किसके कहने पे हुई, कैसे हुई, तो वी ऑल नो कि इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 63A भी है जिसमें पार्टी हेड को आपने इतना स्ट्रांग किया हुआ, तो पार्टी हेड की तो एक ठीक ठाक चलती है उस जगह पर, या जो भी कोई शख्स है। ये नहीं मेरा ख्याल एक ऐसा फैक्टर है जिसको नहीं कंसिडर किया जा सकता। और अतहर मिनल्ला साहब ने जरूर इस पॉइंट को रेज किया था, बट आई डोंट थिंक सो कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस पॉइंट द असेंबली कैन बी रिस्टोर्ड कि जी वो राइटली 105 के तहत एडवाइस नहीं गई थी, मेरा नहीं ख्याल। ठीक है पंसोटा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपका बहुत शुक्रिया। चौधरी हसनैन साहब, हम जाते हैं वक्फे की तरफ। वक्फे के बाद जब आएंगे, जो पार्टी भाग रही है सपोजिटली से, उस पार्टी का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। आबिद शेर अली साहब हमारे साथ होंगे, आप हमारे साथ रहिए आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। आपको मैंने ब्रेक से पहले कहा था कि हमें आबिद शेर अली साहब ज्वाइन करेंगे, लेकिन आबिद शेर अली साहब के घर DSNG मौजूद है, लेकिन वो मौजूद नहीं है। उन्होंने पहुंचना था, शायद उनको कोई प्रॉब्लम हो गई है या फिर वो इलेक्शन से ही नहीं TV शो से भी भाग रहे हैं। नून लीग का मौक़िफ़ इस वक्त बहुत ही वेग वाटर्स में है और अगर तो उन्होंने अपनी पोजीशन को क्लियर करनी है तो फिर उनको ज़ाहिर है कि कम से कम सवालात के जवाब तो देने पड़ेंगे। इसी पॉइंट पर हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, क्योंकि आज ज़ाहिर है पहला रोज़ा है, लोग तरावी में मसरूफ़ हैं, हम कोई ऑप्शन आपके लिए नहीं पेश कर सके। हमारे प्रोग्राम का वक्त भी अब खत्म होने जा रहा है, इसलिए आपसे इजाज़त देते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे।